दुनिया भर की खबरों में आज आप देखेंगे, ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने कर दिखाया अब की बार 400 पार। कंजर्वेटिव पार्टी की पिछले 200 सालों में सबसे बड़ी हार। शर्मनाक हार के सरताज पीएम ऋषि सुनक ने दिया इस्तीफा। ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बनेंगे कीर स्टारमर। ईरान की आवाम ने आज फिर डाले नए सदर को चुनने के लिए वोट। पजश्कियान और सईद जलीली के बीच मुकाबला। पिछले हफ्ते नहीं आ पाए थे नतीजे। गजा में सीज फायर को लेकर इजराइल बेचैन। हमास का ऑफर मिलते ही हुआ एक्टिव। मोसाद का चीफ जाएगा कतर। बेन ग्विर की धमकी सरकार गिरा देंगे। और मरियम नवाज के इशारे पर पाकिस्तान में लगी अलग तरह की इमरजेंसी। मुहर्रम में नेट के नट होंगे टाइट। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज 5 जुलाई 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। हमास और हिजबुल्लाह के बड़े लीडर्स की मुलाकात हुई है। कहां हुई है इसकी पूरी तरीके से तस्दीक नहीं की गई, लेकिन तस्वीर थोड़ी पुरानी है, डिटेल नहीं है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह ने हमास के सीनियर डेलीगेशन से आज मुलाकात की है। यह लेबनान के अलमायदीन की खबर है। गाजा पट्टी में हमास के डिप्टी चीफ के तौर पर काम करने वाले खलील अल हया की क़यादत में हमास के सीनियर ऑफिशियल उसामा हमदान ने हसन नसरल्लाह से यह अहम मुलाकात की है और बहुत ही अहम बातचीत भी इस मुलाकात के दौरान हुई है। ऊपर की खबर तो यह है कि हिजबुल्लाह ने बैठक का ऐलान करते हुए एक बयान जारी किया जिसपे कहा गया कि सैयद हसन नसरल्लाह और हमास के डेलीगेशन ने गजा पट्टी में जंग के मैदान में हो रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ साथ कई सपोर्ट फ्रंट्स पर भी चर्चा की, बातचीत की। बैठक में गजा पर एग्रेशन को खत्म करने और फिलिस्तीनी हुकूक की आवाज को और मजबूती से बुलंद करने को लेकर भी चर्चा हुई। ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल ग्रुप बात कर रहा हो, जबकि बंदूक से बात करते हैं। इस मुलाकात में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सीज फायर पर जो हलचल वापस तेज हुई है, उससे इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या क्या शर्तें होंगी, कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए, कहां लचीलापन अख्तियार करना चाहिए, कहां सख्ती दिखानी चाहिए। इसको लेकर हमास और हिजबुल्लाह ने डिस्कशन किया है। खैर, बात आगे ईरान की। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद आज ईरान में फिर से नए सदर को चुनने के लिए आवाम ने वोट डाले। ईरान में 28 जून को प्रेसिडेंट के पहले फेज का इलेक्शन हुआ था, जिसमें कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया, जो कि सदर बनने के लिए ईरान के कानून के हिसाब से जरूरी है। पिछले हफ्ते हुए इलेक्शन में पजश्कियान को 42.5% वोट मिले थे, जबकि सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनेई के करीबी सईद जलीली को 38.8% वोट ही हासिल हो सके थे। इन दो उम्मीदवारों में से कोई भी 50% वोट हासिल नहीं कर पाया था। इसीलिए सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच आज फिर से मुकाबला हुआ। तबरीज से एमपी रह चुके मसूद पजाश्कियान को एक उदारवादी यानी रिफॉर्मिस्ट लीडर माना जाता है। उन्हें ईरान के साबिक सदर हसन रूहानी का करीबी भी माना जाता है। पजाश्कियान एक सर्जन हैं। वो हिजाब के मुखालिफ हैं। उनका कहना है कि किसी को भी मॉरल पुलिसिंग का हक नहीं है। उनकी इसी बात को लेकर वेस्ट और भारत के कुछ चैनल्स ने उन्हें अपना बाप बना रखा है। ये और बात है कि पजाश्कियान अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन उन्हें हिजाब के दुश्मन के तौर पर ज्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि अमेरिका को दुश्मन मानना इन एजेंडाधारी न्यूज चैनल्स और एंकर्स के प्रोपेगेंडे में फिट नहीं बैठता। पजाश्कियान सबसे पहले 2006 में तबरीज से एमएलए बने थे। 2011 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। आज के इलेक्शन की दूसरे उम्मीदवार सईद जलीली हैं। सईद जलीली को इंटरनेशनल लेवल पर 2007 और 2012 के बीच ईरान की न्यूक्लियर फाइल को संभालने के लिए उनके रोल के लिए जाना जाता है। तब वो ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर थे। सईद जलीली ईरान के सुप्रीम कमांडर सैयद अली खामेनेई के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं। इससे पहले भी वो 2 बार प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए रेस में शामिल हो चुके हैं। सईद जलीली मरहूम सदर इब्राहिम रईसी की तरह ही दीनी नजरिया रखते हैं।
ईरान में वोट किसको ज्यादा मिले, कौन जीता कौन हारा, इसको लेकर तो हम आपको बाद में पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन ब्रिटेन में तो कमाल हो गया है जी, वहां तो नतीजे आ चुके हैं लगभग। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने सच कर दिया है वो नारा जो भारत में दिया गया था 400 पार का। कंजर्वेटिव पार्टी की शर्मनाक हार हुई है। भारत के दामाद और पीएम इंग्लैंड के ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है। 14 साल वनवास के बाद लेबर पार्टी हुकूमत में वापस आई है। सुनक ने अपनी बीवी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट को छोड़ दिया है, जो वहां पर वजीर आजम का सरकारी घर होता है। भारत के दामाद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव इलेक्शन हार चुके हैं। न सिर्फ हारे हैं बल्कि बुरी तरीके से हारे हैं। ब्रिटेन में इस बार लेबर पार्टी की जीत हुई है, जिसके मुखिया कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले वजीर आजम बनने वाले हैं। ब्रिटिश वजीर आजम रहे ऋषि सुनक ने भले ही अपनी नॉर्थ इंग्लैंड की सीट बचा ली हो, लेकिन उनकी कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन हार चुकी है। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, भारत के दामाद भी हैं क्योंकि उनकी बीवी नारायण मूर्ति साहब की बेटी, और कुछ भारतीय एंकर्स उन्हें जीजा मानकर कुछ वक्त पहले तक इतराते नहीं थक रहे थे। ऋषि सुनक बड़े ही धार्मिक आदमी हैं, कलावा बांधते हैं, टीका भी लगा लेते हैं, हिंदू धर्म की बात भी करते हैं, मगर बड़ी शर्मनाक बात यह है कि बहुत बुरी तरीके से हार गए। उनकी हार कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन की कुल 650 सीटों में से लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीत ली और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी महज 120 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब जरा सोचिए कि अब की बार 400 पार का नारा दिया था हमारे वाले ने और उसे सीरियसली ले लिया ब्रिटेन की आवाम ने। वैसे इधर भी आवाम ने कोई कम खेल तो किया नहीं अवतार के साथ। ये कंजर्वेटिव पार्टी की पिछले 200 सालों में सबसे बड़ी हार है दोस्तों। ब्रिटेन, ये ऋषि सुनक ही दिलवा सकते थे। ब्रिटेन में पिछले 14 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत थी, कंजर्वेटिव की, और वो पार्टी ऋषि सुनक की पार्टी। 14 साल के हुकूमत शासन काल में कंजर्वेटिव पार्टी ने 5 वजीर आजम देखे। ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रह चुकी लिज ट्रस तो अपनी सीट भी ना बचा पाई। ऋषि सुनक के 11 मंत्री इस इलेक्शन में हार गए। सुनक इजराइल के बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने गाजा में बमबारी को सेल्फ डिफेंस बताया था। फिलहाल वो एक बेशर्मी वाली हार झेलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे चुके हैं और जो लोग जीते हैं, जो प्रो पैलेस्टाइन है, वो ये बता रहे हैं कि गजा और फलस्तीनियों की हाय इस कंजर्वेटिव पार्टी को ले डूबी है। अब बात हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज शरीफ साहब की बेटी। उनके कहने पर, मरियम नवाज के कहने पर पाकिस्तान में एक अलग किस्म की इमरजेंसी लगाने की खबर सामने आई है, सामने रख रहा हूं। दरअसल पाकिस्तान में मुहर्रम के महीने में 6 दिन तक के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐप बैन कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ हुकूमत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जिसका भी सनम या महबूबा उस पार रहती है, थोड़ा 6 दिन मुहर्रम में सब्र कर लीजिएगा, होशियार रहिएगा। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के प्रपोजल को पंजाब की सीएम मरियम नवाज की लॉ एंड ऑर्डर की कैबिनेट कमेटी ने पेश किया। मरियम नवाज ने मुल्क के वजीर आजम और अपने चाचा शहबाज शरीफ की सरकार से इस प्रपोजल की बाबत एक नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। इस प्रपोजल की सिफारिश करते हुए यह कहा गया कि इस प्रपोजल के जरिए मुल्क की तहजीब के बारे में, संस्कृति के बारे में नफरत फैलाने और किसी भी अफवाह को बढ़ावा देने पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी, जिससे लड़ाई झगड़े, दंगों और कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। इस बैन का मेन मकसद मुहर्रम के महीने के दौरान सोशल मीडिया पर सभी तरह के हेट मटेरियल यानी नफरती सामान पर रोक लगाना है, नफरती वीडियो और पोस्ट पर बैन लगाना है। यह बैन 13 जुलाई से 18 जुलाई तक जारी रहेगा। अब बात इजराइल और गजा की। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ होस्टेजेस की रिहाई के सौदे पर चर्चा करने के लिए नेगोशिएटर्स की, तोलमोल करने वालों की एक टीम भेजने पर रजामंदी जता दी है। इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के चीफ लंबे वक्त से अटके हुए जंगबंदी के समझौते को अमली जामा पहनाने के मकसद से कतर में एक डेलीगेशन को हेड करेंगे। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब कल तक गाजा में मरने वालों की तादाद 38,000 से ज्यादा हो चुकी है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि जंग नहीं रुकनी चाहिए, पूरा फलस्तीन हासिल होने तक लड़ना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने एक दिन की भी जंग नहीं झेली है।
गजा के लोग उसे 9 महीने से झेल रहे हैं। उनसे पूछिए कि वो लोग सीज फायर नहीं चाहेंगे तो क्या चाहेंगे। जिन्होंने अपने बच्चों खो दिए वो क्या चाहेंगे। जिन्होंने अपना पूरा खानदान अपने हाथों से दफन कर दिया, जिन्होंने अपनों के जिस्मों को टुकड़ों में पाया और जो रोटी के एक टुकड़े को कई दिनों तक तरसते हों, आप उन लोगों की हालत को नहीं समझ सकते। आप दूर से बैठकर सोशल मीडिया पर बस जुबान और उंगलियों से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन गजा के लोग उस जंग से थक चुके हैं जो उन पर 9 महीने पहले थोपी गई थी। वो इस वक्त बस अमन चाहते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि दुनिया भर की खबरें, ये जो आज शो हम लेकर आए, आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सादगी से एडिट हो रहा है, कुछ खास वजहें हैं और कुछ गलती रह गई हो तो माफ करिएगा। कभी कभी लाइव प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कोशिश करता हूं मैं गुंजाइश न छोड़ूं। आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। आजाद बोल इंडिया को अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लें, आप ही का चैनल है। खुश रहिए, सलामत रहिए।